हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ गए होंगे। आज हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरुआत करें, आप सभी से अनुरोध है कि इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर के पैटर्न समझाने का तरीका है, ये हमारा जो पेपर है ये है 2025 की। ऐसा नहीं कि यही आएगा, हमेशा एक साल छोड़ के ही आता है। हो सकता है एक दो इससे भी पूछा जाए, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले फ्रंट पेज में यानी सीरीज में आपको दिया जाएगा, जिसका जिसका सेट होगा, 3 प्रश्न के सेट होते हैं, 1 2 3, राइट। किस्मत सेट पे डिपेंड करता है। कई बार प्रश्न 1 के अच्छे इजी आते हैं, कई बार 2 के टफ आते हैं, कई बार 3 के इजी आते हैं, राइट। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र कोड होगा, उस कोड को आपको लिखना है। लेफ्ट साइड में रोल नंबर होगा, रोल नंबर को आपको मेंशन ज़रूर करना है। अच्छे से आपको एक एक डिजिट मतलब लिखना है, ताकि एक भी डिजिट गलत ना हो और छूटे नहीं। हालांकि सर्कल होते हैं, उसको आपको अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद हिंदी ऊपर में, और अंक 80 मार्क्स के होते हैं। निर्धारित समय आपके 3 घंटे के होते हैं। सबसे पहले ऊपर के प्रश्न में जो फ्रंट पेज है, उसे नोट में आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। पहला कह रहा है, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 हैं, यानी 15 होनी चाहिए। अगर आपकी 14 है, 14 ही है, तो आप जो गार्डिंग में टीचर हैं या शिक्षिका हैं, उनको आप बोलेंगे कि हमारी एक पेज नहीं है। टोटल पृष्ठ जो होते हैं 15 पेज के होते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। मुख्य मतलब जहां आपको यहाँ दिया हुआ है दाहिने हाथ में, राइट हैंड की ओर प्रश्न पत्र कोड, उसको आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के स्टार्टिंग में लिखना है। मुख्य मतलब शुरू में। नेक्स्ट है, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। टोटल जितने भी प्रश्न हैं 80 मार्क्स के, वो 18 प्रश्न होनी चाहिए। आपको इससे 2 फायदे हैं, आपको पृष्ठ का भी पता लग जाएगा, और आपकी अगर 18 से कम है तो आपको इससे भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। क्रमांक या इंग्लिश में रोल नंबर बोलिए, वो ज़रूर लिखना है। पता चले कि आपने पूरा पेज का आंसर दिया, अच्छे से लिखा, अच्छा आपकी एग्ज़ाम गया। और रोल नंबर आप नहीं लिखेंगे तो वो कॉपी कहीं भी गायब हो जाएगी, फिर आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। नंबर 5 है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10-15 बजे किया जाएगा। यानी जब आप सेंटर पे पहुँचेंगे, 10 बजे पहुँचने का टाइम दिया जाता है। जो लेट होते हैं उसके लिए भी टाइम होता है, लेकिन बाद में घुसने नहीं दिया जाता है। कई जगह जाने दिया जाता है बहुत मर्जी करने पर, राइट। तो आप जब सेंटर पे पहुँचें तो टाइम से पहुँचें। 10-15 बजे आपको यह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। कितना? 10-15 बजे से आपको जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो आपको 10:30 में आपको छात्र बोलेंगे केवल प्रश्न पढ़ेंगे। यानी 10-15 से आपको
10:30 तक आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो आपको कितने मिनट मिले? 15 मिनट मिले। ठीक है, तो 15 मिनट आपको टोटल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, तब तक आपके पास उत्तर पुस्तिका नहीं होगी, ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि जितने हमने पढ़ के आया वो आया कि नहीं हमारे सेट में। दूसरी बात कि हमें कौन कौन पृष्ठ छूटा है, सारे प्रश्न पत्र टोटल हैं कि नहीं, यही सब देखने के लिए आपको दिया जाएगा। समझ में आ रही है? और इस अवधि के दौरान जब आप पेपर पढ़ रहे हैं, वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। सपोज अगर उत्तर पुस्तिका, कई स्कूलों में क्या करते हैं, प्रश्न पत्र के साथ साथ अपने गार्डिंग में जो टीचर होती है वो बाहर से भी आती हैं, आपके स्कूल के टीचर नहीं होते हैं, वो क्या करती हैं, अपना समय निपटाने के लिए, अपने टाइम निकालने के लिए प्रश्न पत्र के साथ साथ उत्तर पुस्तिका भी देती हैं। और लेकिन आपको प्रश्न पत्र जब तक आप पढ़ रहे हैं उस दौरान आपको उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। इससे यह साबित हो जाता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, या तो आपको पहले से आपको कहीं से आपको पूरा क्वेश्चन की हिस्ट्री मिल चुकी है, इसलिए आप उत्तर लिखना शुरू कर लेते हैं, वो कॉपी अक्सर सीज हो जाती है। समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं सामान्य निर्देश। अब कह रहा है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूर्ण रूप से अनुपालन कीजिए। जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, इधर उधर झांकने की आदत नहीं डालिए। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र में कुल यानी टोटल 18 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी। इंग्लिश तो आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आती होगी। तो टोटल 18 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब, ए और बी, राइट। थर्ड है, खंड अ में उप प्रश्नों सहित 45 यानी 45 बहुविकल्पी वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह रहा है 45 यानी 45 आपको MCQ दिया हुआ है, जिसमें से निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। जो भी आपको खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे हैं उसके अंदर भी आपको विकल्प दिया, यानी विकल्प मतलब होता है ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिएगा। जो भी प्रश्न के उत्तर देंगे निर्देशों का पालन करते हुए, मतलब कहने का मतलब यही है कि खंड अगर अ से आपको 2 लिखने का कह रहा है तो आप 2 ही लिखेंगे। अगर 4 में से 2 कह रहा है तो 2 लिखेंगे। अगर 3 में से कह रहे हैं 1 लिखेंगे तो वही 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि चारों आप लिखेंगे, आपकी टाइम वेस्ट होगी और आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है, यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। जब आप खंड अ से दे रहे हैं तो आप लिखेंगे वहाँ खंड अ का पहला का प्रश्न का उत्तर। अगर खंड बी यानी ब से दे रहे हैं तो वो भी खंड ब का मेंशन जरूर करेंगे। इससे जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करते हैं, उसे आसानी होती है। नहीं तो वो इसकी वजह से होगा क्या, उनको समझ में नहीं आएगी तो कई बार क्या होगा, सही करते करते आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या उनके दिमाग में ये लगेगा ये क्या लिखा है इसने, ये तो प्रश्न में आया ही नहीं। इसलिए खंड ब खंड अ का जब भी लिखेंगे मेंशन करेंगे। चलिए, ये था हमारा पैटर्न आपको समझ में आ गई। चलिए, अब है कि सबसे पहले टाइम कैसे बांटना है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है कॉन्फिडेंट के साथ कि हम पढ़ के आए हैं और ये अच्छे से लिखेंगे, वही प्रश्न आपको सबसे पहले करना है। जैसे ये दिया है पैसेज हमेशा पहला प्रश्न में अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि पैसेज जो होता है हमेशा इजी होता है। उसको 3 बार अच्छे से पढ़िए और हर पेपर में पैसेज होगी ही होगी हिंदी में।
वो चाहे तो गद्य से हो, पद से हो, जैसे भी हो, होगा। तो वो इससे प्रश्न से इसी जो पैसेज आपको दिया है, माना कि आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, फिर भी जो पैसेज आपको दिया गया है उसी से आपको उत्तर ढूंढ के निकालना है, अपनी मर्जी से आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये पैसेज को जब आप पढ़ रहे हैं तो 3 बार जरूर पढ़िएगा। 3 बार में होगा क्या, आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, जो जो सबसे पहले अच्छे से आता है उसको लिखिए, जो लास्ट में नहीं आता है उसमें टाइम को देखते हुए करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रश्न छूट रहा है और टाइम कम है तो आपकी हाथ की स्पीड बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें पढ़ते के साथ साथ। कई बार हम पढ़ते हैं, जब हम लिखना चाहते हैं ना, तो वो पढ़ा हुआ चीज़ हमारे सही क्रम में नहीं लिखाता है और मेरी हाथ की स्पीड नहीं रुकती है, इसकी वजह से हमारे प्रश्न कहीं छूट जाते हैं। समझ में आया? तो ये तो टाइम था। अब आई बात, पहले आसान सवाल करें फिर कठिन वाले, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको लगेगा कि हमने सारा अटेम्प्ट करके आया। समझ में आए? तो पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी होता है, यानी वस्तु पूरक प्रश्न होते हैं। अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, एक तो हमारी वीडियो लेंदी हो जाएगी, दूसरी बात जरूरी नहीं है कि यही पैसेज आएगा, लेकिन हम यह बता देते हैं आपको, प्रश्न पढ़ कर के ऐसा पूछा जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रश्न का पहला पैसेज होगा, कुछ भी पैसेज दे देगा, चाहे तो बुक से दे देता है, चाहे तो लेटेस्ट जो आपका हुआ है, जैसे मैंने बोला शुभांशु शुक्ला का हो सकता है उसके बारे में दे दिया जाएगा, आपको उसी से लिखना है। उसके 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रश्न हैं, उसमें से 5 प्रश्न के एक एक मार्क्स होते हैं, क्योंकि MCQ आपको पता ही हर जगह एक ही मार्क्स का होता है। तो ये आपको 5 नंबर, अगर आपने सही लिखा तो 5 नंबर मिल जाएंगे, राइट। दूसरा भी दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों को इजी लगे इसलिए पहला दूसरा हिंदी, क्योंकि जो CBSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड है ना, खासकर CBSE बोर्ड, ICI बोर्ड्स जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं छात्र, उसको हिंदी बहुत टफ लगता है। बाकी जो बिहार है, राजस्थान है, MP हो गया, UP हो गया, उन लोग को टफ नहीं लगता, क्योंकि वहाँ की हिंदी उन लोग को समझ में आती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो जो CBSE वाले होते हैं ना, उसको दिक्कत आती है, तो इसलिए उसको पास करने के लिए ये दूसरा भी दे देता है गद्यांश, ताकि बच्चे 10 मार्क्स यहीं ले आए। ठीक है, तो दूसरा भी यहाँ पर ऐसे ही दे दिया है, तो इसके भी 1 2 3 4 5 5 5 10 मार्क्स यहीं आ गए। ठीक है, अब थर्ड है आपका व्याकरण से। देखिए कैसा प्रश्न पूछा है 2025 में। पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, मैं हाँफते हुए धीरे धीरे दौड़ रहा था, वाक्य में रेखांकित पदबंध है। पदबंध से पूछा है, ऑप्शन है ABCD। A संज्ञा पदबंध, B क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और अंडरलाइन है हाँफते हुए धीरे धीरे, पूरा को अंडरलाइन नहीं किया है। जो अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि जहाँ से आपको अंडरलाइन किया हुआ है वही आपको कौन सी पदबंध है बताना है। वैसे अगर पूरा रहता तो मैं क्या है, सर्वनाम, राइट, जो संज्ञा के बदले आता है, लेकिन मैं को अंडरलाइन नहीं किया है इसने, हाँफते हुए धीरे धीरे दौड़ रहा था, ऑप्शन में है, संज्ञा होगी नहीं। क्रिया, दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन दौड़ना को अंकित किया ही नहीं अंडरलाइन, ये भी नहीं होगा। सर्वनाम संज्ञा के बदले मैं है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा लास्ट में D क्रिया विशेषण पदबंध। एक तो ऐसे बनाना है, अगर पढ़ के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दौड़ना एक क्रिया की विशेषता बता रही है, तो धीरे धीरे हाँफते यह एक अवस्था को दर्शा रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आपको 1 मार्क्स इस तरह मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
दूसरा, उसकी कल्पना में वह अद्भुत साहसी युवक था। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है। ये प्रश्न है, उसकी कल्पना में वह अद्भुत साहसी युवक था। युवक किसको कहते हैं? अब यहाँ पर प्रश्न है, युवक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसको युवक का इंग्लिश ही नहीं पता है ना। युवक होता है ये एक यंग पर्सन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कह रहा है संज्ञा। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? युवक क्या है? एक इंसान है, यंग पर्सन है, तो वह जाहिर सी बात है, नाम है किसी का, युवक का है, तो संज्ञा है। अब देखते हैं इसमें क्या संज्ञा है। ऑप्शन ए कहता है उसकी कल्पना में, बी वह अद्भुत साहसी, सी अद्भुत साहसी युवक, डी अद्भुत साहसी। आप देख पा रहे हैं अद्भुत साहसी युवक संज्ञा पदबंध है क्योंकि यह युवक है, एक पर्सन है। इसमें युवक क्या हो गया? संज्ञा है। अगर आपको युवक का मीनिंग पता होता तो आप फट से यहाँ कर लेते, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है। अगर अद्भुत साहसी रहता तब क्या होता? युवक नहीं रहता, सिर्फ अद्भुत साहसी होता, तो क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रही है। तो जो दोनों पद मिलकर संज्ञा पद का निर्माण कर रही है, तो यह हो गया संज्ञा पदबंध, ठीक है। थर्ड है, धीरे धीरे सूरज डूबता जा रहा था। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। रेखांकित मतलब जो जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है? डूबता जा रहा था। बाकी को उसने नहीं किया है, डूबता जा रहा था, उसी को बताना है कि कौन सी पदबंध है। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, होगा ही नहीं। बी सर्वनाम पदबंध, नहीं। सी क्रिया पदबंध, डी क्रिया विशेषण। तो डूबना क्या होता है जी? डूबना होता है एक क्रिया पदबंध, ये काम हो रहा है क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया जो है डूबना के साथ जा रहा था, दोनों मिलकर काम कर रही है। अगर धीरे धीरे सिर्फ होता तब कौन से होता? तब हो जाता रीतिवाचक, ठीक है। ऐसे करके आपको बनाना है। नंबर 4 है, बच्चे ने लिखा ही नहीं थी। समुद्र किनारे ठंडी और भीगी बयार चल रही थी। बयार मतलब हवा, तेज हवा जब चलती है ना तो बोलते हैं उसको बयार चल रही थी। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल इसकी डेफिनेशन इतना इजी है, मैं हमेशा से बोलती हूँ। संज्ञा में नाम, स्थान, जगह होता है, उसमें आपको संज्ञा लिख देना है। जो संज्ञा के जगह वह, मैं, सिर्फ, तुम, वे हो, वहाँ सर्वनाम आती है। विशेषण जो उसकी खास विशेषता यानी खास गुण प्रकट करता है उसे गुण विशेषण लिखना है। और जहाँ क्रिया उसका जो काम करता हो। बिल्कुल सिंपल है, आपको इससे रिलेटेड कहीं भी आएगा ना तो इसकी परिभाषा कहीं चेंज नहीं होती है। देखिए तो क्या कह रहा है? समुद्र किनारे ठंडी और भीगी बयार चल रही थी। इस वाक्य में विशेषण पदबंध पूछ रहा है कौन है? समुद्र। ऑप्शन है समुद्र किनारे ठंडी, बी किनारे ठंडी, सी ठंडी और भीगी, डी ठंडी और भीगी बयार। अक्सर बच्चे क्या करेंगे? डी लिख के आ जाएंगे क्योंकि इसमें कह रहा है ठंडी और भीगी बयार, इससे रिलेटेड है। बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे। तो जो बयार है संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यह पदबंध जो है हवा की ठंडी और भीगी होने का साथ साथ गुण भी बता रहा है, तो इसलिए यह हो गया विशेषण। विशेषण हुआ ना, ठंडी और भीगी दोनों का बता रहा है। एक तो ठंडी हवा चल रही है और भीगी बयार भी चल रही है, तो दोनों हो गया। संज्ञा भी और विशेषता दोनों मिला हुआ है इसमें, इसलिए यह हो गया विशेषण पदबंध, ठीक है। नंबर 5 है, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आप आज खामोश क्यों हैं? वाक्य में रेखांकित पदबंध है। अब अंडरलाइन कहाँ किया है रेखांकित? लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आप तक रेखांकित किया है। हो सकता है आप अगर नहीं होता तब कुछ और हो जाता, लेकिन आप तक अंडरलाइन किया। ऑप्शन को देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। बच्चे ने लिख के आया था सर्वनाम पदबंध, लेकिन सर्वनाम पदबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा क्या? विशेषण पदबंध। क्यों होगा? क्योंकि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला जो वाक्य है, यहाँ क्या कह रहे हैं? लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले
अगर यहीं तक होता तब हो जाता विशेषण पदबंध। लेकिन क्या कह रहा है आप, तो आप किसको दर्शा रहा है, सर्वनाम को, है ना। तो सर्वनाम का विशेषता बता रहा है, लेकिन परिभाषा क्या कहता है पदबंध का, अ, जब कई पद मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताती है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ पर दोनों का विशेषता बता रहा है, किसका किसका, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले, ठीक है, और आप क्या हो गया, सर्वनाम, दोनों का विशेषता बता रहा है। अगर आप नहीं होता तब होता क्या, विशेषण पदबंध। अगर आप है, सर्वनाम और विशेषण दोनों को पदबंध को जोड़ रहा है तो हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, ऐसे ही करना होगा आपको। नंबर 4 लेते हैं प्रश्न को। रचना के आधार पे, ध्यान से सुनिएगा, आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई छोटे क्लास 4th 5th के नहीं हैं बच्चे। थोड़ा सा प्रश्न जो होगा थोड़ी पेचीदा होगी, और इसको इसीलिए कहते हैं प्रश्न को पढ़िए। पता इंसान क्या करता है विद्यार्थी, लगता है कि हमने तो वाक्य तो पढ़ के आया है, ये पढ़ के आया है तो मुझे तो पढ़ा हुआ सब आ गया, लेकिन कर बैठते हैं गलती। यहाँ आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करना, इसीलिए 15 मिनट आपको दिया जाता है। प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है हमको। अफरा तफरी में गया और प्रश्न को उल्टा सीधा पढ़ा, फटाफट पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया, लिख कर आए गलत। प्रश्न पूछ रहा था कुछ और हमने लिख कर आया कुछ, और मार्क्स में मिल गया बड़ा सा लड्डू। ये मत कीजिएगा। प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। कह रहा है रचना के आधार पर, आपको रचना के आधार पर जो भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं ना, तो वो उसके भेद पर आधारित कह रहा है। 5 बहुविकल्पीय यानी 5 आपको ऑप्शन दिया है, उसमें से, ठीक है, सॉरी 5 प्रश्नों में से, हाँ, किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। यानी टोटल प्रश्न 5 हैं, उसमें से 4 ऑप्शन हैं, आपको जो सही है वो लिखना है। ध्यान रहे रचना के आधार पर, ठीक है। वाक्य तो कई आधार पे होते हैं जैसे हमने पढ़ाया है क्लास में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है रचना के आधार पे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा ने घर द्वार छोड़ दिया था। ये आपका मीराबाई के चैप्टर से लिखा है, ठीक है। प्रश्न बुक से दिया है ताकि बच्चा बुक्स पूरा साल भर पढ़ता है तो बच्चों को पता होना चाहिए। अगर बाहर से देंगे तो शायद नहीं लिख पाएंगे, इसलिए बच्चों को बुक से ही दिया गया। अब कह रहा है पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा ने घर द्वार छोड़ दिया था। अब इसमें यह रचना की दृष्टि से यह वाक्य है ऑप्शन मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सामान्य वाक्य। सामान्य क्या हो गया, साधारण, जनरल, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सी है, तो यहाँ हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है। संयुक्त में होता है जॉइंट, और ये मिश्र वाक्य होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही मुख्य उद्देश्य है और एक ही इसका विधेय है, जो क्रिया की एकता को दर्शा रहा है। क्या एकता को दर्शा रहा है कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा ने घर द्वार छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है मैं लतार सुनकर आंसू बहाने लगता, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा। मैंने जैसे बताया है कि संयुक्त अगर आता है ना तो आंख मूंद करके आप जहाँ और हो ना 2 वाक्य रहे वहाँ आप संयुक्त लिख लीजिएगा। जैसे ऑप्शन ए है, जैसे ही मैं लतार सुनता आंसू बहाने लगता। बी है, मैं लतार सुनता और आंसू बहाने लगता। सी है, मैं जब लतार सुनता तब आंसू बहाने लगता। डी है, मेरे द्वारा लतार सुनकर आंसू बहाए जाने लगते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा, क्या कह रहा है, मैं लतार सुनता और आंसू बहाने लगता। किसी भी ऑप्शन में और नहीं है, ये पूछ रहा है प्रश्न हमको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, तो यहाँ और जो है 2 वाक्यों को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या क्या वाक्य जोड़ रहा है, मैं लतार सुनता
एक वाक्य हो गया, और आंसू बहाने लगता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त वाक्य बनाना बिल्कुल आसान है। थर्ड है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जो मिक्स है, मिला जुला। ऑप्शन ए है, अपने ऊपर पैदा हुआ विश्वास फिर से लुप्त हो गया। बी है, अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। देखिए ऑप्शन को। सी है, अपने ऊपर विश्वास पैदा हुआ और फिर लुप्त हो गया। और है तो ये संयुक्त वाक्य है, होगा ही नहीं। पूछ रहा है हमको प्रश्न मिश्र वाक्य। प्रश्न को बार बार पढ़िएगा। डी, अपने ऊपर विश्वास पैदा हुआ फिर लुप्त हो गया। अच्छा, आपको ऑप्शन एक ही जैसा मिलेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए हर जगह। ये चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई 10th का एग्जाम हो, आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा। आप देखिए, इसमें एक मुख्य उपवाक्य है। क्या? वह फिर लुप्त हो गया, और उस पे आश्रित क्या है? उपवाक्य, जो विश्वास पैदा हुआ था। ठीक है, ये जो है ना, ये दो मिश्र वाक्य क्या है? जो एक दूसरे पे आश्रित हो। आश्रित मतलब निर्भर है। तो ये दोनों वाक्य जो है दूसरे शब्दों पे आश्रित है। पहला दूसरे पर आश्रित है, जैसे एक बेटा पिता पर आश्रित होता है, उसी तरह शब्दों से जुड़ा है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। क्लियर है? मिश्र वाक्य एक दूसरे पे आश्रित हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, मिश्र वाक्य लिखेंगे। संयुक्त में और आएगा, दो वाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य होंगे। साधारण वाक्य बिल्कुल सिंपल होगा, वहाँ उसमें कहीं कुछ नहीं होगा, तो सिंपल साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4 है, जैसे ही जैसे ही वामिरो, ये आपके चैप्टर से है। जैसे ही वामिरो कुछ सचेत हुई, वह घर की तरफ दौड़ पड़ी। आपके बुक्स में चैप्टर है। रचना के दृष्टि से यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य। आप देखिए, जैसे क्या, वहाँ पहला हमने मिश्र वाक्य में क्या पढ़ा? जो, यानी उस पे निर्भर है। यहाँ भी क्या कह रहा है? जैसे ही वामिरो कुछ सचेत हुई, वह घर की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही, तो ये एक दूसरे पे आश्रित है, तो यह क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है ना? वैसे देखा जाए तो ये जटिल वाक्य है, लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रचना के आधार पर, तो यहाँ जहाँ दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम 5th को देख लेते हैं। ग्वालियर में जो हमारा मकान था, उसके दालान में 2 रोशनदान थे, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा। ऑप्शन को देख लें। ग्वालियर में हमारा मकान था और उसके दालान में 2 रोशनदान थे। यहीं पे और आ गया, हालांकि चारों ऑप्शन को देखना है। अगर और आ गया ना, तो इसको सीधा एक टिक मारते हुए चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ग्वालियर में जो हमारा मकान था वो जो से जुड़े हैं, तो यह मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसमें संयुक्त वाक्य क्या है। अगर जो है तो वह मिश्र वाक्य है, लेकिन प्रश्न हमें पूछ रहा है कि इसमें से संयुक्त वाक्य क्या है, तो संयुक्त हो गया, और है मिला जुला, यानी मिला जुला नहीं, 2 वाक्य को जोड़ रहा है, तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में आ गई? चलिए, इसी तरह आपको बनाना है, बिल्कुल कि ईजी है। इस वाक्य से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आपको, आप लोगों का, क्योंकि हम इसको अच्छे से डिटेल कर तोड़ तोड़ के पढ़ाए। अब नेक्स्ट 5th पूछा है, समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये समास से प्रश्न है, सीरियल वाइज पूछा है इन्होंने, यानी आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखेंगे। इसमें भी टोटल 5 मार्क्स के होंगे, तो 5 मार्क्स के 5 प्रश्न होंगे। उसमें से प्रत्येक प्रश्न में एक एक मार्क्स का है। आपको 5 है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर 5 आपका सही होगा तो। पहला देख लेते हैं, राज्य व्यवस्था समस्त पद का सही समास विग्रह और समास का नाम होगा। यहाँ कह रहा है विग्रह किया हुआ है और समास का कौन सा नाम होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है राज्य की व्यवस्था, सामने तत्पुरुष समास दिया हुआ। बी राजा की व्यवस्था, तत्पुरुष। सी राज्य के लिए व्यवस्था, कर्मधारय। डी राज्य में व्यवस्था, कर्मधारय।
अब आप बताइए, सब में राजा की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, राजा के लिए व्यवस्था, राज्य में व्यवस्था, और दो कर्मधारय, दो तत्पुरुष है। क्या कह सकते हैं आप इसको? आप क्या लिखेंगे? आपको यही देखना है कि राज्य व्यवस्था को आपको पहले विग्रह करना है। विग्रह नहीं करेंगे तो आप कोई भी लिखेंगे तो गलत हो जाएंगे। यह षष्ठी तत्पुरुष है, राज्य की व्यवस्था। यहाँ राज्य का भी व्यवस्था होता, दोनों सेम होता, क्योंकि यह संबंध कारक है, तभी हम इसको बोलते हैं कि कारक के चिन्हों का प्रयोग करते हुए समास में विग्रह कीजिएगा। तो राजा की व्यवस्था, तो संबंध का के की लग रहा है, इसलिए यह विभक्ति जो है लोप हो जाती है, यानी छिप हो जाता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन तत्पुरुष समास तो दोनों है, लेकिन यहाँ आपको राज्य की व्यवस्था आपको करनी है। क्लियर है? दूसरा है निसंदेह समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? ऑप्शन कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। निसंदेह बहुब्रीहि होगा ही नहीं, कर्मधारय और अव्ययी भाव में दो में से कोई होगा, द्वंद्व भी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका पीछे कारण है। अब कह रहा है निसंदेह, अगर इसको हम पद को समास में विग्रह करते हैं तो निसंदेह। अब तोड़िए, नी प्लस संदेह, नी क्या है? हमेशा नी क्या है? जो पहले लगे उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगे वह प्रत्यय हो जाता है ना? पढ़े है ना? तो इसमें पहला पद उपसर्ग है, क्या है? नी। ये पहला पद प्रधान हो गया। निसंदेह यानी बिना संदेह का, बिना डाउट का। जहाँ बिना इसमें पहला पद प्रधान हो वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसी तरह आपको बताना है। अब थर्ड है, गिरिधर समस्त पद का सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन कर लिखिए। गिरि को धारण किया है जिसने, पहले ही देखिए बहुब्रीहि। बी है गिरि पर रहने वाला, द्विगु। गिरि का रहने वाला कर्मधारय, गिरि को धारण करने वाला अव्ययी भाव समास। अब देखिए, आप गिरिधर, गिरि को धारण किया है किसने? क्या है? कृष्ण। जो कोई आपको बहुब्रीहि मतलब होता है जो खास होता है, जैसे जैसे मैंने बताया कि जिसके शिव का नीलकंठ, जैसे कंठ किसी एक पर्सन का नीला है, हर मानव हर इंसान का नहीं होता है, एक पर्सन है, कौन है वो? शिव, है ना? आज शिवरात्रि का दिन है, तो आज शिव का, तो इस तरह बहुब्रीहि मतलब किसी खास का विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें गिरि को धारण, सब लोग थोड़े ना गिरि को धारण किया, कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने, तो इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। नंबर फोर्थ है, चार मासों का समूह विग्रह का समस्त पद है। इसमें ऑप्शन में ए चौमास, चौमासा, बी चौमासा, सी चौमानसा, डी चार मास। तो चार मासों, मास मतलब महीना, तो चार क्या हो गया? चार होता है काउंटिंग, संख्या। जहाँ संख्या हो वहाँ कौन सी समास हो जाता है? द्विगु समास होता है ना? तो चार मासों का तो क्या बोलते हैं? चौमासा समूह। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। नंबर फिफ्थ है, यथा नियम समस्त पद का विग्रह होगा। ए है जितना नियम हो, बी जब नियम हो, सी नियम के अनुसार, डी नियम के समान। यथा नियम का समस्त पद अगर विग्रह करते हैं तो होता है क्या है? नियम के अनुसार। अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें पहला पद यथा एक अवयव है, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अब अव्ययी भाव समास लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये था हमारा फिफ्थ। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ की ओर। सिक्स्थ है, मुहावरों पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, लाज रखना मुहावरे का अर्थ है। अब लाज रखना क्या होता है? लाज का मतलब भले होता है शर्म करना, लेकिन यहाँ पूछ रहा है हमको मुहावरा। ठीक है, 4 में से एक होगा, आपको देना है। तो ए है शर्म रखना, बी है सम्मान की रक्षा करना, सी है लज्जा रखना, डी है साहस की रक्षा करना। अब क्या कह रहे हैं, इसका आपको पता होना चाहिए मुहावरा का अर्थ। तो लाज रखना मतलब आपने बड़े लोगों से बोला सुना होगा मुंह से। मैंने बताया कि जब भी मुहावरा आए ना तो उसका थोड़ा तर्क वितर्क कीजिए। बड़े लोग कहते हैं कि इस बार पास होके दिखाना, मेरी लाज रखना, बोलते हैं ना, तो यही होता है इज्जत बचाना। इसका अर्थ क्या हो जाता है?
इज्जत बचाना। अब इज्जत का तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब ऑप्शन में क्या है, बी है, सम्मान की रक्षा करना। यानी बड़ों का हमको इज्जत रखना है, बड़े ने हमको बोला है कि इस बार पास करके आना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर इस पे वाक्य अगर पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, तो कुछ भी लिख देंगे, लब्बी ने परीक्षा में अच्छे अंक लाकर रमेश ने पिता की लाज रख ली, है ना। ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट है, व्यापार में नुकसान की मार झेल रहे हीरालाल से उधार दी गई राशि मांगना उसके डैश के समान जान पड़ा। उपयुक्त मुहावरे में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके बुक से दिया गया है। तो जो आपको रिक्त स्थान दिया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में है ए, घाव पर नमक छिड़कना, सिर पर सवार होना, सिर पर चढ़ना, डी, हाथ धोकर पीछे पड़ना। अब कह रहा है व्यापार में नुकसान की मार झेल रहे हैं। सुनिए प्रश्न को, पढ़िए। एक तो वो व्यापार जो बिजनेस कर रहा है उसमें नुकसान सह रहा है। हीरालाल से उधार दी गई राशि मांगना, जिसे वो उधार लिया है वो भी मांग रहा है, उसके डैश के समान जान पड़ा। अब क्या होगा, एक तो वह अपने ही नुकसान में झेल रहा है और दूसरे से वो उधार भी मांग रहा है, तो क्या ऑप्शन ए, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब मुसीबत में पड़े व्यक्ति को और तकलीफ देना, यानी दुख है, एक तो उसको ऊपर से अपने आप दुख है, दूसरा वो क्या कर रहा है, और तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वह एक तो नुकसान है उसको बिजनेस से, और दूसरे उधार मांगने आया, उधार भी वाला आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, घाव पर नमक छिड़कना। थर्ड है अंधियारा मिटना। मुहावरे का अर्थ अंधियारा मिटना। ए है ऑप्शन उजाला होना, बी प्रकाश आना, सी अंधकार दूर होना, डी अज्ञान समाप्त होना। मैंने पहले भी बताया कि मुहावरा का एक आपको टिप्स दे रही हूँ, हमेशा मैं बताते रहती हूँ कि जो मुहावरा दिया है ना, उसी से अगर 3 ऑप्शन है ना, तो वो तीनों ऑप्शन नहीं होगा, जो अलग होगा, यूनिक होगा, वहीं पे आपको टिक मारना है। जैसे आपको अंधियारा मिटना मुहावरे में दिया है, अब इससे रिलेटेड क्या है, अंधियारा जब होता है तो उजाला भी तो होता है ना, प्रकाश, उजाला, प्रकाश, बिल्कुल सेम उसी से रिलेटेड है। अंधकार दूर होना उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन यूनिक क्या लग रहा है, अज्ञान समाप्त होना। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर डी, थर्ड का डी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है अलग है थोड़ा उसका आंसर। नंबर 4 कह रहा है एक्सक्यूज मी, तुलसीदास की रचनाओं की व्याख्या करना मेरे लिए डैश थी, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा से कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, तुलसीदास की रचनाओं की व्याख्या करना मेरे लिए कठिन था। अब इसमें से कठिन तो बोल दिया हमने, इजी से पढ़ लिया क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है तुलसीदास जी की। पूरी रचना क्यों कठिन थी मैं बताती हूँ। अब इसके ऑप्शन में है छोटा मुंह बड़ी बात, आसमान के तारे तोड़ना, सी ऑप्शन है बे सिर पैर की बातें करना, डी है हथेली पर सरसों उगाना। अब देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात होता है योग्यता से बढ़कर बातें करना, ठीक है। आसमान के तारे तोड़ना, अब आप ही बताइए कि कोई आसमान से तारे तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते, तो कितना मुश्किल है ये देखिए। तो आ गया ना, जहाँ मुश्किल आ गया, प्रश्न हमको क्या पूछ रहा है, कठिन है, मेरे लिए कठिन है, तो ऑप्शन यही लिख देना है। ऐसे ही आपको लिखना है, क्योंकि वह क्यों कठिन था तुलसीदास की रचना का व्याख्या करना, क्योंकि उनकी भाषा जो थी अवधि में थी, और उनके भाव इतना गहरा था, उसको जो समझना है सबके लिए सहज नहीं था, इसीलिए उनकी रचनाओं की व्याख्या बिल्कुल कठिन था। तो इसका कठिन जो इससे रिलेटेड होगा उसी में से आपको लिखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आसमान के तारे तोड़ना। अगर आपको यहाँ आसमान के तारे तोड़ना नहीं होता तब आप क्या करते, हो सकता है तब दूसरा, तब आपको ये भी दे सकता था कि कुछ भी दे सकता, लोहा का चने चबाना, ये उसका भी मतलब होता है कठिन काम करना, ठीक है। ये था हमारा 4th। नंबर 5 है निम्नलिखित में दुखी होना अर्थ को व्यंजित करने वाला मुहावरा है। ऑप्शन ए, आंखों में तैरना, आंख भर आना, सी, आंख आना, डी, आंखें बचाना। यानी आंख बचाना
आंख भर आना यानी मतलब दुखी होना। वो निम्नलिखित में दुख होता मतलब आंख भर जाता है। जब आप देखेंगे ना, कोई विपत्ति इंसान को आ जाता है, कोई किसी के साथ हादसा आ जाती है, ऐसे भी आप ना इमोशनल हो जाते हैं, तो उसकी आंखें भर आना। तो किससे आंखें भरती है? आंसू से। तो इसका अर्थ हो जाएगा दुख होना मतलब आंखें भर आना। मैंने हर बार बोलता है कि मुहावरा ना तर्क वितर्क करके लगा लीजिएगा पढ़ने की, क्योंकि मुहावरे इतने हैं ना कि हमें याद करना मुमकिन हो जाती है। तो हम लोग तर्क वितर्क करके कुछ टिप्स करके ही अप्लाई करके लिखते हैं पेपर में। नंबर 6 है, घर के बाहर सांप को देखकर मेरे डेंस गए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उचित मुहावरे द्वारा। अब घर के बाहर सांप देखकर आप तो क्या हो गए? मेरे होश उड़ गए। अगर आप में ऑप्शन में होश उड़ गए नहीं है तो दूसरा है। पहला ऑप्शन है बाल बाल बचना, बी चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, सी छठी का दूध याद आना, डी है हाथ पांव फूलना। अब इसका अर्थ होता है हाथ पांव फूलना मतलब बहुत घबरा जाना। तो जैसे घर में आग लगती है तो समझ में लगता है कि अब हमें क्या करें, तो ऐसे भी तो अचानक कहीं हमारे घर के आगे सांप देख लेंगे तो हमारे तो हाथ पांव फूल गए। तो क्या हो जाएगा? घर के बाहर सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। ये था हमारा मुहावरा से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। नंबर 7 जो है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। राज कपूर ने एक अच्छे सच्चे मित्र की हैसियत वाले दिया है। ये आपको चैप्टर से है, तीसरी कसम से, याद होगा आपको, कहानी से पढ़े हैं। तो ये कहानी का है, पूरा बुक्स का है। उसमें से आपको इसी गद्यांश से आपको 1 2 3 4 5 करनी है। नंबर 8 प्रश्न कह रहा है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तात्रा वामिरो कथा के आधार पर है। ये उसी आपको वामिरो की माँ का जो विरोध किया था वो उसी चैप्टर से रिलेटेड है। 8 का 1 2 देना है आपको। ये आपको गद्य खंड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो पहले आते हैं 5 5 5 करके ग्रामर से, व्याकरण से, और आपको बुक से आएगी 1 1 मार्क्स करके, 2 मार्क्स का। ये भी इसमें लिखने कम होते हैं, इसमें मात्राएं अगर गलत कीजिएगा तो मार्क्स 1 ही मिलता है, अगर बच्चे ज़्यादा कर लिए तो। इस तरह का आपको ये हमारा आपका 8 तक है, ठीक है। अब 9th की ओर है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब आपको ये, अभी तक तो आपने देखा कि गद्यांश पढ़ रहे थे, अब आपको पद्यांश में आ गया। कुछ पद जो होते हैं, मीराबाई, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी का, ये अब आया है इसमें। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर, जागे अरु रोबे, विरह भुवंगम तन वशे, मंत्र न लागे कोई, राम योगी ना जीवे, जीवे तो गोरा हुई। ये कबीरदास जी का है। उसी से पैराग्राफ कहीं से उठा के डाल दिया है। अब इसी से आपको 5 मार्क्स के हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपको पता है तो इसमें भी MCQ है, उसको आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको बुक से है, आप पढ़ के जाइएगा। नंबर 10 है, पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। आत्मत्राण कविता में कवि किससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं? और ये आपको 1 2 है, जो 2 मार्क्स के हैं। आपको ये उससे, जो दूसरी किताब होती है उससे आपको दिया गया है, उससे आपको लिखना है। चलिए अब आते हैं खंड ब से 11th का, 11 का। पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। आपको 1 2 3 ये 3 मार्क्स के हैं। इसमें से आपको ऑप्शन दिया है, 3 दिए हैं प्रश्न, आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। जो 3 में से जो आपको अच्छे से आता हो उसी को कोशिश कीजिएगा इसको लिखने के लिए, जिसमें आपके 6 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके बुक से है, ध्यान दीजिएगा। 12 है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लगभग 60 शब्दों में कीजिए। वहाँ था
ये दोनों जो है आपको 60 शब्दों में लिखना है, जो 6-6 मार्क्स के हैं। दोनों में से इसमें भी 3 है, आपको इसमें से 2 आपको उत्तर देना है। जो आपको अच्छे से आता हो उसे टच कीजिए। पूरी साल पढ़ें आप। बड़े भाई साहब से आया और डायरी का एक पन्ना से आया, कारतूस से आया। ठीक है, ये था हमारा 12 प्रश्न का। नंबर 13 है, पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ये भी आपको बुक से है, हरिहर काका, सपनों के 100 दिन, इफ्फन के पिता का जो टोपी शुक्ला से, इसमें 2 पूछा है। आपको तीनों स्कूल से पूछा है, बुक से जो पढ़े हैं आप, उसमें से आपको 3 प्रश्नों में से 2 उत्तर देने हैं, जो 3-3 मार्क्स के, यानी 6 मार्क्स का। ठीक है, इसमें उम्मीद मत लगा के रखिए। जो बहुत अच्छे से हिंदी आती है उसको तो मिल भी जाएगा, उसको भी कम से कम 5-4 मिलते हैं। इसमें उम्मीद मत कीजिए कि हमको बहुत मार्क्स अच्छे से मिले। आप कितना भी कोशिश कीजिएगा तभी भी उतना मार्क्स पूरा नहीं देता है। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, व्याकरण बहुत अच्छे से कीजिएगा, जो भी कीजिएगा उसमें से पास मार्क्स आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, नंबर 14 है, अब आ गया आपको पत्र का। क है, आपका नाम देवांश या देवांशी है, लड़की है, लड़का है, जो भी अपना नाम अपने से लिखिएगा। आप अपने घर के पास स्थित बैंक में बचत खाता खुलवाना चाहते हैं। 18 के बाद जब आपकी एज हो जाती है तो आपका बैंक में खाता ओपन होता है, अकाउंट। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड अपेक्षित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने हेतु बैंक प्रबंधक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। फॉर्मेट पहले जरूर लिखिएगा। फॉर्मेट बीच में आप उतना अच्छे से नहीं आता है तभी भी नंबर मिल जाएंगे आपके। अगर कह रहा है, प्रश्न को समझिए कि आपका 18 उम्र हो चुका है और बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कागजात की ज़रूरत होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, उसमें से आपको दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या क्या लगेगा, बैंक मैनेजर को आपको लिखना है। ठीक है, वो लिखिए। उसमें 2 ऑप्शन होंगे आपको, अथवा है, आपका नाम अंकित या अंकिता है, तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसकी सराहना करते हुए किसी दैनिक हिंदी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। फॉर्मेट जो दोनों में जरूरी है। लड़का है, अंकित लिखिएगा, लड़का ABCD अल्फा बीटा गामा एवरीथिंग। ठीक है, अंकित अंकिता जो भी है, क ख ग यानी क ख ग जो भी है लिखिए, ABC। तकनीकी संस्थानों यानी कंप्यूटर में कुछ भी आपको प्रवेश हेतु उसमें प्रवेश कराना है, और आप इकोनॉमिक आपको जो आर्थिक उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक्स फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, वीक है, पैसा आपके पास नहीं है, प्रतिभाशाली तेज हैं आप छात्र में, और आप चाहते हैं कि निःशुल्क मतलब फ्री शिक्षण लें, उसके लिए आपकी व्यवस्था की गई है, उसको सराहना करते हुए एक आपको हिंदी समाचार पत्र के संपादक को आप पत्र लिखिए। ये आपको 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्द ऐसा नहीं कि पूरी कहानी लिखनी है, आपको मैं पत्र पढ़ा चुकी हूँ कितना लिखना है, फॉर्मेट जरूर लिखिएगा। नंबर 15 है, आपकी सोसाइटी में आगामी माह के अंतिम सप्ताह में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यानी आपकी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं और कहीं वहाँ एक शिविर का जो है वो आयोजन हुआ है, जो ब्लड कैंप का लगता है, जैसे कुछ भी हो, इसके जानकारी लोगों तक कैसे अवेयर करेंगे, यानी कैसे पहुँचाएंगे उसको 80 शब्दों में यानी 80 शब्दों में एक सूचना तैयार करना है। क्या करना है, यहाँ आपको सूचना पूछ लिए। हो सकता है इस सूचना अगर 25 में पूछा है तो हो सकता है विज्ञापन पूछ दे, कुछ भी पूछ, संवाद पूछ दे। इसमें भी ऑप्शन है आपको। आप 10वीं कक्षा के अर्पित अर्पिता हैं, भोजन अवकाश के दौरान खेल के मैदान में आपका ब्लेजर यानी कोट वहीं छूट गया है, इससे संबंधित जानकारी देते हुए लगभग 80 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। ऑप्शन 2 रहेंगे, जो आपको अच्छे से आता हो वो आप सूचना लिखिएगा। नंबर 16 कह रहा है, 16, रमेश बाबू ने बड़े ही मन से पुत्र के लिए मोबाइल खरीदा। पंक्ति को आधार बनाकर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। लघु कथा जो कहानी होता है उसका एक छोटा है, लघु कथा भी पढ़ चुके हैं। रमेश बाबू ने बड़े ही मन से पुत्र के लिए मोबाइल खरीदा। अब जो ये टॉपिक दिया है ना, जब आप लघु कथा लिखेंगे इसी टॉपिक का जिक्र करते हुए लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। ये 100 शब्दों में लिखना है आपको, अथवा ऑप्शन है किसी एक को जो अच्छे से आता है
जो अच्छे से आप लिख सकें। हमेशा सरल वाक्य लिखिएगा ताकि स्पेलिंग कम, मात्रा यानी गलत कम हो। ख है, मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के कारण जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। स्कूल प्रधानाचार्य की ओर से लगभग 100 शब्दों में अभिभावक तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर डालने हेतु एक ईमेल तैयार कीजिए। चाहे तो आप लघु कथा लिखिए, चाहे तो ईमेल लिखिए। हमने दोनों में से अभी कोई नहीं पढ़ाया है, मेरा रह गया है ड्यू। तो चलिए, लघु कथा और ईमेल, अगर ईमेल आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छे से, ईमेल में लिखना कम पड़ता है। चलिए, नंबर 17 कह रहा है क, आपके बड़े भाई ने कक्षा में 10 से 12 तक के छात्रों को गणित निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया। यानी ट्यूशन जो सेंटर खोलते हैं 10+10+2 छात्र को फ्री में पढ़ाने का निर्णय लिया है। इस विषय में अवकाश जानकारी देते हुए एक आकर्षण विज्ञापन 60 शब्दों में तैयार कीजिए। कितने शब्दों में कह रहा है? 60 शब्दों में। अब आपको पता है कि 60 शब्द कितने होते हैं? विज्ञापन है, इतना ही आपको लिखना है। विज्ञापन हमेशा बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा, फॉर्मेट लिखिएगा, बॉक्स में लिखिएगा, अंडरलाइन करके पूरा। मार्क्स बहुत इजी मिल जाएंगे। और बहुत आसान पूछा है, 10 से 12। हालांकि ये नहीं पूछेगा, आपको कुछ और पूछ सकता है। अथवा में है ख, आपके पिताजी के स्थानांतरण दूसरे शहर में गए, यानी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए आप अपने घर का फर्नीचर बेचना चाहते हैं। जब घर शिफ्ट करते हैं, हमारा ट्रांसफ़र होता है, तो फर्नीचर हम क्या करते हैं, चाहे तो जाती है, चाहे तो हम यहीं सेल कर देते हैं। तो इससे संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। उसका भी सेम है, जो अच्छे से ईजी है, सबसे पहले ईजी जो हो उसको काम कीजिएगा। 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ये कह रहा है निम्नलिखित एक विषय पर आपको लिखना है, लेकिन संकेत बिंदुओं के आधार पर कितना? 100 शब्द में। 100 शब्द है, संकेत दिया है, किसी एक विषय पर लिखना है। ठीक है। क है, ख है, ग है। आपको कह रहा है नाटक मंचन के दौरान जब मैं अपने संवाद भूल गई, लड़की है, गया गई का देखिएगा, उसमें 3 संकेत दिया है। मेरी मनः स्थिति, दर्शकों का उत्साहवर्धन, सफलतापूर्वक नाटक की समाप्ति। जब भी आप क को लिखेंगे तो तीनों को मेंशन करते हुए लिखेंगे, यानी तीनों को उसके अंदर आना चाहिए, ये तीनों लाइन का उसके बारे में। ख है, वर्षा की पहली फुहार। पहली फुहार, जब बारिश, बहुत दिन के बाद जब पहली बारिश होती है तो लोग खुश हो जाते हैं, तो इसको ऑप्शन में ये संकेत दे रहा है तन मन की प्रसन्नता, इसको भी मेंशन करेंगे। प्रकृति द्वारा वर्षा का स्वागत, आसपास का दृश्य, जब पहली बार वर्षा होती है तो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकृति द्वारा वर्षा का वेलकम किया जाता है और आसपास का दृश्य जो है बहुत सुहावना हो जाता है। तो तीनों को मेंशन करते हुए हेडलाइन डालेंगे, वर्षा की पहली फुहार, और जब लिखना शुरू करेंगे तो 100 शब्द होनी चाहिए और ये तीनों का जिक्र होना चाहिए। ग है, समाचार पत्रों का कोई विकल्प नहीं। संकेत है जानकारी का सस्ता और सुलभ साधन, समाचार पत्रों के प्रकार, समाचार पत्रों के लाभ, तीनों को मेंशन करते हुए लिखेंगे टोटल। ये था हमारा 18 तक का प्रश्न का सवाल और हम इसको अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके बताए हैं। आपको नंबर अच्छे से लाना है, ध्यान। आज हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम आसान होगा। अब थोड़ी सी चेतावनी दे देती हूँ कि जो प्रश्न नहीं आता है उसे छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले उसको लास्ट में दिमाग लगाकर लिखिएगा। उस पर भी नहीं आए तो छोड़ कर नहीं आइएगा। कई बार तुक्का भी लगाने पर सही हो जाती है। छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे वो व्याकरण हो। जितने भी प्रश्न थे ये 2025 के थे, इसलिए हो सकता है इसमें से नहीं भी आएगा, हो सकता है कोई एक दो इसमें से टेली कर सकता है, यानी पूछ भी सकता है, लेकिन यानी पैटर्न यही आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और जो लास्ट में टाइम को देखते हुए सारे प्रश्न को अटेम्प्ट आपको करना है। चलिए अच्छे से लिखिएगा, इसी तरह का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।